हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल हायर योरसेल्फ विद एजुकेशन। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के क्वेश्चंस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो लेके आए हैं आपके साथ आगे। इसके अंदर हम आपको जो कंटेंट जो प्रोवाइड कराएंगे उसके अंदर थ्योरी भी रहेगी और थ्योरी के साथ में हम डिस्कस करेंगे लास्ट में क्वेश्चंस। पहले थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जो बेसिक्स है थ्योरी का, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और फिर उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस का जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम रहेगा, जिससे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और कंटेंट भी जहाँ जहाँ पे नेसेसरी वहाँ पे हमने हिंदी के अंदर भी राइट किया हुआ है। ठीक है, तो सीधा स्टार्ट करते हैं हम अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो हम बायोलॉजी के अंदर या केमिस्ट्री के अंदर, साइंस के अंदर हम नॉर्मल चीज़ें कुछ डिस्कस करते हैं। साइंस के लिए मेरी वीडियोस फिजिक्स के लिए एक अलग से अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा फिजिक्स के लिए। इस सेशन के अंदर हम स्पेशली केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी जो है वो सबसे पहले टर्म की अगर बात करें तो सबसे पहले किसने कॉइन किया था। ठीक है, तो ये लेमार्क और ट्रेवेनस थे जिन्होंने ये सबसे पहले इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था, बायोलॉजी टर्म को। अगर बायोलॉजी को देखें तो ये दो ब्रांचेज में डिवाइड रहती है, आपका एक बॉटनी रहता है और एक जूलॉजी रहता है। इन दो टर्म में ये बायोलॉजी डिवाइड रहती है। फिर अगर बात करें अपन के फादर ऑफ बॉटनी की, अगर बात करें तो आपके फादर ऑफ बॉटनी थ्यूफ्रास्टस हैं। और अगर फादर ऑफ जूलॉजी एंड बायोलॉजी अगर दोनों की बात करें तो इन दोनों में ही एरिस्टोटल, जिनको अरस्तु भी बोला जाता है, ठीक है, अरस्तु भी बोलते हैं, तो ये क्या है, आपके फादर ऑफ जूलॉजी और बायोलॉजी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज आपके इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जामिनेशन के अंदर। अगर आप फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया की बात करते हो, ये रामदेव मिश्रा हैं, जिनको फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया बोला जाता है। अगर हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात करें, ठीक है, तो लेनियस हैं, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनके के फादर ऑफ बॉटनी या फादर ऑफ जूलॉजी, बायोलॉजी, टैक्सोनॉमी, ये सारी टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद फादर ऑफ इकोलॉजी। फादर ऑफ इकोलॉजी के लिए हम यूगेन ओडम को बोलते हैं। अगर अब फादर ऑफ इकोलॉजी ने इंडिया बात की जाती है, ठीक है, तो रामदेव मिश्रा होंगे, ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस है दोनों में। ये जो फादर ऑफ इकोलॉजी हैं वो पूरे वर्ल्ड के हैं, और ये जो फादर ऑफ इकोलॉजी हैं वो सिर्फ रामदेव मिश्रा जो है वो सिर्फ इंडिया के हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट रखना है एग्जाम में। नेक्स्ट चलते हैं हम साइंटिफिक नेम के अंदर कि कुछ टर्म्स है जिनके साइंटिफिक नेम एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो होमोसेपियंस बोला जाता है ह्यूमन को साइंटिफिक नेम में। ठीक है, या फिर जिनको बात करते हैं अपन वैज्ञानिक नेम, तो इनके वैज्ञानिक नेम क्या है कि आपका अगर ह्यूमन मानव की अगर बात करें तो इनको होमोसेपियंस बोला जाता है। अगर हम मस्टर्ड की बात करें तो इनको ब्रेसिका कंपोजिट बोला जाता है। अगर हम कैट्स की बात करते हैं तो फेलिस डोमेस्टिका। ठीक है, हॉर्सफ्लाई की बात करते हैं तो इनको म्यूसी डोमेस्टिका बोला जाता है। अगर काऊ की बात करते हैं तो बोस इंडिगस बोला जाता है। मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका बोला जाता है। तो ये सारे टर्म जो हैं साइंटिफिक टर्म है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। डॉग की है, राइस की है, चावल जिनको बोलते हैं अपन, फ्रॉक की है, वीट की है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं जो मैक्सिमम एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होती हैं। तो ये सारी टर्म्स जो हैं आप एक बार राइट कर लेना इनका, या फिर स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हो, जिससे क्या है कि ये टर्म बाद में रिवाइज करने के बहुत ज़्यादा कम आए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिक नेम। और स्पेशली एनटीपीसी के अंदर पूछे जा रहे हैं, जैसे एनटीपीसी का जो अभी रनिंग में एग्जाम चल रहा है उसमें पूछे जा रहे हैं कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, या मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, या फिर इसको बार्ले भी बोलते हैं मस्टर्ड को, तो ये चीज़ ध्यान रखना, इनके साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं। वीट का साइंटिफिक नेम पूछा जा रहा है, राइस का भी पूछा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको काऊ है, आपका मैंगो है, हाउस फ्लाई है, ये इंपॉर्टेंट है इनके साइंटिफिक नेम। अगले उसमें चलते हैं, यहाँ पे आपको सेल से रिलेटेड कंटेंट हम डिस्कस करेंगे। सेल के अंदर वो इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे जो स्पेशली चाहे आपका एसएससी का एग्जामिनेशन हो, जो हम बात करते हैं कि एसएससी के सीजीएल के प्री के अंदर पूछा जाए आपका, या सीएचएसएल के अंदर पूछा जाए, या फिर आपका आरआरबी एनटीपीसी है। ठीक है, या फिर अपन बात करें कि सीडीएस एनडीए, जितने भी आपके जो साइंस जहाँ पूछा जाता है वहाँ पे ये सारे टर्म इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे अगर सेल की बात करें तो इस सेल की डिस्कवरी किसने की थी, जिनको हिंदी के अंदर हम कोशिका बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी जो डिस्कवरी की है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करते हैं कि सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सी है, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सेल की अगर हम बात करते हैं तो स्मॉलेस्ट सेल आपका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये आपका स्मॉलेस्ट सबसे छोटा सेल है, ये सबसे छोटी कोशिका। अगर हम लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो न्यूरॉन है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं बिगेस्ट सेल, सबसे देखो ये सबसे लंबी कोशिका हो जाएगी, ये सबसे छोटी कोशिका हो जाएगी। मतलब अगर बात करें तो ये आपकी सबसे छोटी कोशिका होगी, ये सबसे लंबी कोशिका होगी, और ये आपकी सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी। ठीक है, जो है आपका एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ये आपका होता है, आपका इसको हम शुतुरमुर्ग का अंडा बोलते हैं। तो ये आपकी एक सबसे बड़ी सेल होती है।
सुसाइडल बैग, अगर हम इसको सुसाइडल बैग की बात करें तो लाइसोसोम है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोला जाता है, ठीक है, जिनको आत्मघाती थैली बोलते हैं सुसाइडल बैग। अगर हम बात करते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, कि से अपनी कोशिका का पावर हाउस कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, जिनको अपन पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किचन ऑफ द सेल। तो अगर किचन की बात करता है कि सेल का जो है वो किचन किसको माना जाता है, तो आप इसको क्लोरोप्लास्ट लगा सकते हो, क्लोरोप्लास्ट जो है उसको किचन ऑफ द सेल बोला जाता है। अगला है कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। सेल का जो कंट्रोल रूम है वो कौन है, तो न्यूक्लियस जो है वही सेल का कंट्रोल रूम होता है। न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल करता है जितनी भी सेल होती हैं उनका एक सेंटर की अपन बात कर सकते हैं, न्यूक्लियस उनका एक सेंटर होता है। अगला है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो ये लिवर है आपका। अगर ये पूछा जाता है कि आपका कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है बॉडी का, तो वो कौन हो जाएगा, लिवर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं अपन, डीएनए। कुछ ऐसी फुल फॉर्म है जिनको पूछ सकता है कि अगर डीएनए की फुल फॉर्म पूछता है तो आपको टिक करना है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर आरएनए पूछता है तो आपको करना है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये टर्म है जो यूजुअली पूछी जाती है एग्जामिनेशन के अंदर, इनका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि आरएनए की फुल फॉर्म क्या है या डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। अगला है आपका सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम मतलब ये है कि आपका लिंग का निर्धारण करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है आपके कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं जो डिटरमाइन करते हैं किसका, ऑर्गेनिज्म ऑफ सेक्स। मतलब जो अपने लिंग की अगर बात करते हैं कि मेल है या फीमेल, उनका क्या करेंगे, ये उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे। इसके अंदर देखो ये क्वेश्चन एनटीपीसी के अंदर अभी रनिंग में पूछा गया है कि ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर पेयर के अंदर पूछेगा तो 23 होंगे, और टोटल अगर पूछता है तो 46 होंगे, क्योंकि एक पेयर जो है वो टू को मिला के बनता है। तो अगर पेयर में पूछता है तो आप 23 टिक करोगे, और अगर टोटल पूछता है तो आपको 46 टिक करना है, ठीक है। जिनके अंदर 22 पेयर तो क्या है ऑलरेडी बने रहते हैं, आपका वन पेयर जो है वही डिसाइड करता है, वही डिटरमाइन करता है आपका सेक्स ऑर्गेनिज्म। तो ये चीज याद रखना, ये वन जो है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, और 22 पेयर जो है वो आपके ऑटोसोम होते हैं जो पहले से ही कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट की हम बात करते हैं अगले, वो है आपका कुछ टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे स्टडी से रिलेटेड बात करें कि हम इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, या उससे रिलेटेड स्टडी को क्या बोलते हैं। तो अगर हम स्टडी ऑफ फ्लावर्स की बात करें तो एंथोलॉजी बोलते हैं इसको, स्टडी ऑफ फ्लावर्स। अगर स्टडी ऑफ एल्जाई पूछता है तो आपका फाइकोलॉजी हो जाएगा, फाइकोलॉजी। और अगर आपका स्टडी ऑफ जॉइंट्स पूछता है तो ये एंथ्रोलॉजी आर्थ्रोलॉजी हो जाएगा। अगर स्टडी ऑफ बैक्टीरिया पूछता है तो बैक्टीरियोलॉजी हो जाएगा। और अगर स्टडी ऑफ हार्ट एंड इट्स फंक्शन, अगर आपके हृदय और उससे उसके जो कार्य हैं अगर उसके बारे में पूछता है तो आपका कार्डियोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट, अगर इंसेक्ट की हिस्ट्री के बारे में पूछता है तो एंटोमोलॉजी हो जाएगा। इसमें एंटोमोलॉजी और एक एटोमोलॉजी दो चीजें पूछी जाती हैं। अगर एंटोमोलॉजी दिया है तो आपका हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट होगा, और एटोमोलॉजी देता है तो स्टडी ऑफ बर्ड्स हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपका स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल पूछता है तो इसको इथोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ हेरिडिटी और वेरिएशन को अगर पूछता है तो आपका जेनेटिक्स हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है उसके लिए, एग्जाम के लिए। स्टडी ऑफ फंजाई पूछता है आपका फंगाई, तो ये आपका माइकोलॉजी हो जाएगा। ये चीजें हैं जो रिपीटेडली एग्जामिनेशन के अंदर पूछते हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपके सामने है। नेक्स्ट आपका स्टडी ऑफ लीवर, तो इसको हेपेथोलॉजी बोलते हैं अगर स्टडी ऑफ लीवर पूछा जाता है एग्जामिनेशन के अंदर तो। अगला है कि कुछ ऐसी टर्म है कि फ्रूट्स और एंड देयर एडिबल पार्ट्स, कि अपन जो फ्रूट खाते हैं जो फल खाते हैं उनका कौन सा पार्ट है जो हम खाने लायक होता है या जिसको खाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। अगर एप्पल की बात करें तो फ्लेसी थैलेमस हो जाएगा आपका। पियर की बात करें तो ये भी फ्लेसी थैलेमस ही है। अगर मैं मैंगो की बात करता हूँ, ठीक है, तो मेसोकार्प है। पपाया की अगर बात करता हूँ, पपीता जो है तो उसका भी मेसोकार्प है। ये इनके खाने वाले भाग हैं जिनको हम खा सकते हैं, ठीक है। बनाना की बात करें तो मेसोकार्प हो जाएगा, और एंडोकार्प, दोनों पार्ट इसके खाए जाते हैं बनाना के। गुआवा की अगर बात करें तो पूरा फ्रूट खा सकते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। मलबेरी की बात करें तो इसके अंदर भी हम पूरा फ्रूट खा सकते हैं। लीची की बात करें तो इसके अंदर एरियल जो पार्ट है वही खाने लायक होता है। ऑरेंज की अगर बात करें तो इसके अंदर जूसी हेर्ज है, वही एक खाने लायक पार्ट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो एग्जामिनेशन के अंदर आपके पूछ सकता है कि कौन से फ्रूट का कौन सा जो पार्ट है वो खाने लायक है। अगले में चलते हैं नेक्स्ट वाले के अंदर। इसके अंदर हम कुछ एनिमल टिश्यूज के अंदर बात करेंगे। और अभी रनिंग एग्जामिनेशन में अभी ये क्वेश्चन पूछा है, ये आई थिंक 11 या 12 की शिफ्ट में पूछा, कनेक्टिव टिश्यू का एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो एनिमल टिश्यूज के अंदर क्या है, तीन टाइप के टिश्यू होते हैं आपके। एक तो कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक मस्कुलर टिश्यू होता है, और एक आपका नर्वस टिश्यू होता है। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये क्या करता है, टिश्यूज और ऑर्गेनिज्म दोनों, या तो ऑर्गन की बात करें या टिश्यूज की बात करें, दो अगर दो टिश्यूज को कनेक्ट करेगा या दो ऑर्गन को कनेक्ट करेगा। ये एग्जाम में पूछा था उसने कि दो टिश्यूज या दो ऑर्गन्स जो है उनको कनेक्ट करने के लिए कौन होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके अंदर कई बार ये वाला भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो ब्लड है ना, कौन सा ऐसा टिश्यू है
कनेक्टिव टिश्यू है जो लिक्विड की फॉर्म में पाया जाता है। तो अगर लिक्विड की फॉर्म में पूछता है तो आपको ब्लड आएगा। ब्लड एक ओनली सिंगल टिश्यू है विच इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड की फॉर्म में मिलता है। अगर हम मस्कुलर टिश्यू की बात करें, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के जितनी भी मांसपेशियां हैं उन सबको क्या करेगा, वो सारी इसी टिश्यू से बनी होती हैं जिनको ऊतक बोलते हैं, इन्हीं से बनी होती हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर हम बात करें तो अपने पास 639, ठीक है, 639 मसल्स होती हैं। अगर लार्जेस्ट मसल की बात करें तो लार्जेस्ट मसल जो होती है वो ग्लूटस मैक्सिमम होती है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। स्मॉलेस्ट मसल की अगर हम बात करें तो स्टेपेडियस हो गया, क्योंकि स्मॉलेस्ट मसल मसल अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि स्मॉलेस्ट आपकी मसल कौन सी है तो वो आपकी स्टेपेडियस होगी। अगर नर्वस टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये आपका सेंसिटिव टिश्यू होता है। पूरा अपना जो नर्वस सिस्टम है, वो नर्व सिस्टम जो पूरा है वो किससे बना रहता है, वो इसी टिश्यू से बना रहता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो ये आप टिक कर सकते हो, ये सारी इंपॉर्टेंट है। अगली स्लाइड में चलते हैं, ह्यूमन ब्लड के बारे में बात करते हैं। तो ह्यूमन ब्लड जो है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू है। ये अभी हम बात कर ही चुके हैं कि ब्लड कौन सी फॉर्म में मिलता है, आपका लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ठीक है, जिसको तरल बोलते हैं, तरल फॉर्म में मिलता है ये। क्वांटिटी की अगर बात करें तो बॉडी के वेट के 7% होता है जी। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए कि आपका बॉडी का वेट अगर सपोज करो कि 50 kg है, तो आपका जो ब्लड की जो क्वांटिटी रहेगी वो अप्रॉक्सीमेट 3.5 kg रहेगी, मतलब उसका 7% रहता है। अगर 100 kg वेट है तो फिर उसके अंदर 7 kg ब्लड का समथिंग क्वांटिटी रहेगी। तो ये है कि आपका 7% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल होता है। इसकी पीएच वैल्यू जो है वो 7.4 रहती है। ये पीएच वैल्यू एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लेता है। 7% ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी, ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, जो रनिंग में एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ब्लड जो है वो बॉडी के कितने वेट के इक्वल होता है, तो ये 7% के इक्वल होता है। अब इसके ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें तो देखो, ब्लड ग्रुप में दो चीज़ें होती है, एक तो एंटीजन होती है और एक एंटीबॉडी होती है। ठीक है, एंटीजन वो चीज़ें होती हैं जो वो एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे अगर ब्लड ग्रुप ए की बात करें तो ए ब्लड ग्रुप जो है वो ए ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है, बी ब्लड ग्रुप बी वाले को, और एंटीजन उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे आपका एंटीबॉडी की अगर बात करें तो अगर एंटीजन ओनली है, ए के लिए एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी हो जाएगा। बी के लिए अगर एंटीजन बी रहेगा और एंटीबॉडी ए हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। ए बी के लिए अगर बात करें तो एंटीजन इसके अंदर दोनों प्रेजेंट रहेंगे और एंटीबॉडी कुछ भी नहीं होगा। और ओ के अंदर बात करें तो ओ का मतलब अगर अपन नॉर्मली बात करें तो जीरो। ठीक है, तो ये एब्सेंट रहेगा आपका एंटीजन और बचेगा कौन, ए एंड बी। फिर इनमें बात करते हैं अपन यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल एक्सेप्टर की या रिसेप्टर की। देखो ओ जो है ना वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो किसी को भी डोनेट कर सकता है। अगर ए बी की बात करें तो ये जो है वो ऐसा है, वो किसी से भी एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें पूछी जाती है अगर एग्जाम में, तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, सीक्वेंसेज ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर। ये भी एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है कि आपकी एटमॉस्फेयर की जो लेयर है उनका सीक्वेंस क्या क्या है। तो लेयर की बात करें और एक हम बात करते हैं डिस्टेंसेस फ्रॉम द अर्थ। मतलब अगर ये आपका अर्थ है तो यहाँ से हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहली लेयर आपकी कौन सी आएगी, वो ट्रोपोस्फीयर लेयर आएगी। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर लेयर रहेगी सबसे पहले आपकी, जिसको क्षोभमंडल बोला जाता है। ये आपकी देखो, ये 0 to 10 किलोमीटर जो है ना वो इसकी अप्रॉक्सीमेट रेंज है। इसमें होता क्या है कि कई जगह आपके, जैसे आपका एक तो पोल होता है और एक इक्वेटर होता है। तो यहाँ पे कई बार क्या रहता है कि जैसे पोल के अंदर आपकी 8 किलोमीटर तक रहती है, इक्वेटर के अंदर आपकी 15 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेट रहती है। तो हम एवरेज लगा के 0 to 10 लेके चलते हैं कि आपका ट्रोपोस्फीयर जो क्या है वो सबसे फर्स्ट लेयर होगी। उसके बाद आपकी स्ट्रेटोस्फीयर आएगी। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर से आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है एग्जामिनेशन में, ये पूछ सकता है कि आपकी ओजोन जो लेयर है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर के अंदर आती है, अगर ये एग्जाम में पूछा जाता है तो ओजोन लेयर का याद रखना कि ओजोन लेयर आपकी कौन सी लेयर के अंदर रहेगी, तो आपकी ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर के अंदर रहेगी, समताप मंडल के अंदर रहेगी। अगर मेजोस्फीयर या मध्य मंडल पूछा जाता है तो आपका 30 to 50 किलोमीटर के नियर बाई रहता है। आयन मंडल आयनोस्फीयर बोलते हैं जिसको, ये 50 to 400 रह जाता है, मतलब इसके ऊपर। ये सारी डिस्टेंसेज हैं फ्रॉम द अर्थ। यहाँ पे आपका रह जाएगा मेजोस्फीयर, मेजोस्फीयर, और उसके बाद आपकी सारी चीज़ें चली जाएंगी। जैसे यहाँ बात करूँ तो आपका आयनोस्फीयर हो जाएगा, इसके बाद आपका एक्सोस्फीयर हो जाएगा। ये फिर आपका 400 के बाद का जितना भी रीजन है वो सारा हम क्या बोलेंगे, उसको एक्सोस्फीयर बोलेंगे, जिसको बहिर्मंडल बोलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर चीज़ें बात करें तो एसिड्स के बारे में बात करते हैं। देखो, एसिड्स के अंदर क्या पूछता है वो, कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है कि जैसे आपके ऑरेंज है, लेमन है, इसके अंदर कौन सा एसिड मिलता है। इसके अंदर सिट्रिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड दोनों प्रेजेंट रहते हैं ऑर्गन, इसके ऑरेंज और लेमन के अंदर। ठीक है, एप्पल की अगर हम बात करें तो एप्पल के अंदर मैलिक एसिड रहता है। ठीक है, तो इमली या ग्रेप की बात करें तो इनके अंदर टार्टरिक एसिड रहेगा।
रेड हैंड्स अगर लाल चींटी की बात करें तो फॉर्मिक एसिड रहेगा। इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट करके पूछते हैं वो। एक तो ये सिरका वाला क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछा जाता है। एक आपका लाल चींटी का क्वेश्चन है, रेड हैंड्स का क्वेश्चन है, ये आपका कर्ड का दही के अंदर भी पूछा जाता है कि कौन सा एसिड मिलता है। तो ये कुछ रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में स्पेशली वो रिपीट करते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड की अगर हम जूस की बात करें, ठीक है, तो ये भी एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये एसिड भी याद रखना आप साथ साथ में कि कौन से सब्सटेंस के अंदर कौन सा एसिड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर सब्सटेंस पूछेगा तो एसिड पूछ फाइंड करवाएगा कि आपका कौन सा एसिड मिलेगा उस सब्सटेंस के अंदर। अगर आपका एसिड दिया हुआ है तो वो ये पूछेगा कि ये एसिड कौन से सब्सटेंस के अंदर मिलता है, मतलब किस पदार्थ के अंदर कौन सा एसिड मिलता है, या कौन से एसिड के अंदर कौन सा एसिड किस पदार्थ के अंदर मिलता है। दो टाइप से क्वेश्चन आपको 22 वर्ष पूछ सकता है रिपीट करके। अगले में चलते हैं हम, पीएच वैल्यू ऑफ कॉमन सब्सटेंस। कुछ कॉमन पदार्थ हैं जिनके अपने को पीएच वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो उनमें सबसे पहले आपका गैस्ट्रिक जूस है जो आमाशय रस बोलते हैं, इसकी वैल्यू पीएच वैल्यू 1 होती है। लेमन जूस अगर हम नींबू के रस की बात करें तो 2.5 रहती है। ये चीज याद रखना, एक तो नींबू पानी होता है और एक नींबू रस होता है। नींबू रस के अंदर प्योर नींबू का रस रहेगा, नींबू पानी के अंदर नींबू का कुछ मिक्सचर रहता है। ठीक है, तो नींबू का रस जो रहेगा उसके अंदर 2.5 रहेगा। अगर हम सिरका की बात करें तो 3 के समथिंग रहती है पीएच वैल्यू। वाइन जो शराब होती है उसके अंदर 3.5 रहता है पीएच वैल्यू। टोमेटो जूस के अंदर बात करें तो 4.1 के समथिंग रहेगा। एसिड रेन की बात करें तो 5.6 समथिंग रहता है। यूरिन की बात करें तो 6 के समथिंग। मिल्क रहेगा तो 6.5। और प्योर वाटर की अगर बात करें तो 7 रहता है। प्योर वाटर 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल की अगर हम बात करें तो इसका मतलब उदासीन बोलते हैं इसको, कि ये वैल्यू उदासीन रहती है। उदासीन का मतलब ना तो अम्लीय होती है और ना ही क्षारीय होती है। एसिड की बात करें तो अम्ल होगा और बेस की बात करें तो क्षार होगा। ब्लड जो है वो 7.4 रहता है, ये हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी करके जा चुके हैं। और लाइम वाटर 11 रहता है। फिर नेक्स्ट बात करें हम लेस देन 7 की जो वैल्यू रहती है पीएच की, मतलब लेस देन 7 मतलब ये वाला पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक का, लेस देन 7 तक का, ये तो बोलते हैं हम एसिडिक, मतलब ये तो आपका अम्लीय है। और इसके बाद का जो 7 रहेगा परफेक्ट, वो आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब उदासीन हो जाएगा वो। फिर ये वाला पार्ट आपका उदासीन हो जाएगा। और इसके बाद वाली जो वैल्यू है वो आपकी बेस हो जाएंगी। बेस का मतलब ये क्षार हो जाएगा आपका, हिंदी में अगर बात करें तो ग्रेटर देन 7 की जो वैल्यू होती है वो आपकी बेस होती है। लेस देन 7 की एसिड होती है और 7 वाली वैल्यू जो वो उदासीन रहती है, न्यूट्रल। अगले में बात करते हैं, इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, आइसोटोप जो है। आइसोटोप क्या होते हैं आपके, कि ये एटम्स होते हैं सेम एलिमेंट के, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या रहता है, सेम रहता है, बट मास नंबर जो है वो डिफरेंट रहता है। ठीक है, ये याद रखना। आइसोटोप्स के अंदर जो एटॉमिक नंबर है, मतलब हम बात करें परमाणु संख्या की, वो तो क्या रहेगी, समान रहेगी, लेकिन उनका द्रव्यमान जो है, मास जो है वो अलग अलग हो जाता है। ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरेनियम 235 जो है उसको किस तरह यूज करते हैं। तो जो हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी, तो ये फ्यूल की तरह काम किया जाता है रिएक्टर्स के अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट के अंदर लगे रहते हैं। न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जो रिएक्टर लगे रहते हैं उनके अंदर एज अ फ्यूल, मतलब ईंधन की तरह काम लिया जाता है किसको, यूरेनियम को। अगर आर्सेनिक 74 की बात करें तो ये आपका डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर या ब्लड क्लोट्स। जो भी बॉडी के अंदर ट्यूमर, ब्रेन के अंदर ट्यूमर रहेगी या ब्लड क्लोट्स रहेंगी, तो उनको कौन आइडेंटिफाई करता है, कौन डिटेक्ट करता है, तो आर्सेनिक 74 डिटेक्ट करता है। अगर हम आयोडीन की बात करें 131, तो ये ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए काम में लिया जाता है। और कोवाल्ट 60 जो है वो भी किसके लिए काम में लिया जाता है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर या क्योर कैंसर, मतलब उसी के लिए काम में लिया जाता है आपका, कैंसर के रिलेटेड। और ये आपका आइडेंटिफाई करता है ट्यूमर और ब्लड क्लोट्स को, कौन, आर्सेनिक 74। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, आइसोबार। आइसोबार आपके वो होते हैं जिनके अंदर, मतलब परमाणु नंबर जो है ना वही डिफरेंट रहते हैं। पिछले वाले में देखो, अगर हम जाके बात करें लास्ट वाले के अंदर, तो इसके अंदर आपका क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था। अभी क्या है आपका, एटॉमिक नंबर जो वो डिफरेंट है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है बट मास सेम है। देखो आइसोबार, और अगर हम बात करें पहले जो डिस्कस करके गए आइसोटोप, इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, आइसोटोप के अंदर आपके एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं, मास नंबर डिफरेंट हो जाता है। और अब अगर हम बात करते हैं आइसोबार के अंदर, तो इसके अंदर मास नंबर क्या है, वो सेम हो जाता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाता है। अब बात करें हम आइसोटोन की, तो इनके अंदर क्या होता है, आपके सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है, बट डिफरेंट मास नंबर, इनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट रहता है। ठीक है, सम न्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं इनको, अगर हिंदी में देखा जाए तो इनको सम न्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं, मतलब कि आपके न्यूट्रॉन जो है वो क्या है, सेम है। अगले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं, आप सीधा क्वेश्चंस के अंदर चलेंगे कि क्वेश्चंस जो हैं इससे किस किस बेस पे पूछे जाते हैं। तो देखो, ये क्वेश्चंस वो हैं जो पहले एनटीपीसी के अंदर या कहीं पूछे जा चुके हैं। देखो, क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज, ये वायरल डिजीज कौन सी इनमें से, या वायरस से कौन सी वायरल डिजीज है इनमें। तो ऑप्शन अपने पास पोलियो है,
ठीक है, लेप्रोसी है, प्लेग है, मतलब पोलियो, कुष्ठरोग और प्लेग है। तो इनमें देखो प्लेग और जो कुष्ठरोग जो और प्लेग जो हैं वो किसके द्वारा होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। ये पूछ रहा वायरल डिजीज कौन सी है, तो इसके अंदर वायरल डिजीज कौन सी हो जाएगी, आपकी पोलियो हो जाएगी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पोलियो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी की दोनों डिजीज किससे हैं, वो बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस डिजीज है। बैक्टीरिया का एक डिजीज का क्वेश्चन अभी एनटीपीसी के अंदर पूछ चुका है, वो बैक्टीरिया वाला, कि बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज होती है। वो क्वेश्चन हम आगे अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट आने वाली जो स्लाइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्लड इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड कितना प्रेजेंट रहता है, तो वो आपका आंसर क्या होगा, 7% ऑफ द बॉडी वेट। जी हम ऑलरेडी इसी के अंदर डिस्कस करके जा चुके हैं थोड़ी देर पहले ही, कि ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर ब्लड कितना प्रेजेंट रहता है, तो वो 7% प्रेजेंट रहता है शरीर के वजन के। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7% ऑफ द बॉडी वेट। अगला क्वेश्चन है विच वन इज लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखो इसमें पूछा इसने कि मानव के शरीर की सबसे लंबी और भारी हड्डी कौन सी होती है। अगर ये आपका पूछा जाता है तो आपका करेक्ट आंसर होगा फीमर। जो जांग की हड्डी होती है वही आपकी सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी होती है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। देखो कौन सा विटामिन है जो आपका बॉडी पहले से मतलब द्वारा संश्लेषित किया जा सकता है। तो देखो सनलाइट जो होती है उससे हमें विटामिन डी मिलता है, और यही जो है, यही जो विटामिन डी है वही कौन कर सकता है, अपनी बॉडी संश्लेषित कर सकती है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट ऑर्गन। अगर लार्जेस्ट ऑर्गन के बारे में बात करता है कि सबसे बड़ा कौन सा अंग है, तो इसका आंसर आपका त्वचा हो जाएगा। स्किन जो है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है तो आप ये टिक कर सकते हैं, स्किन। अगला है विच पार्ट ऑफ आई इज ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम द डोनर ड्यूरिंग आई डोनेशन। जब हम आई डोनेट करते हैं किसी को, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब आप आई डोनेट कर रहे हो तो जिसको डोनेट कर रहे हो उसको कौन सा पार्ट डोनेट करवाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरी आई डोनेट करते हो तो आंसर कोई नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में। जब हम किसी को आई डोनेट करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया वाला पार्ट जो है ना वही ट्रांसप्लांट किया जाता है। आपकी कॉर्निया निकाल के दूसरा बंदा जो है जिसको डोनेट कर रहे हो उसके अंदर कॉर्निया का क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कॉर्निया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम। ये पूछ रहा है एनीमिक कंडीशन इज ड्यू टू। एनीमिक कंडीशन किसकी वजह से होती है, तो देखो ये ब्लड की कमी की वजह से होती है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो होती हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल, आरबीसी की फुल फॉर्म अगर पूछता है तो आपका रेड ब्लड सेल ये टिक कर सकते हो। इसी की वजह से आपका ये एनीमिक कंडीशन जो है वो क्रिएट होती है। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गन इज नॉट अ ग्लैंड। कौन सा ऑर्गन जो है वो ग्रंथि नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा गॉल ब्लैडर। इसका मतलब आपका ये पित्ता से, पित्ता से जो होता है वो आपकी ग्रंथि नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में ये पूछी जाती है तो आप ये वाला करेक्ट आंसर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है यूजुअली कलर ब्लाइंडनेस इज। देखो रंग अंधापन जो होता है ना, मतलब क्या कंडीशन होती है कि हमें कलर प्रॉपर नहीं दिखता है, जैसे कि ये रेड कलर है या कौन सा कलर है, तो वो किसकी वजह से होता है, ये एक आपका जेनेटिक डिपोजिशन होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आती है आपका जेनेटिक डिपोजिशन की वजह से, आनुवंशिक जो स्वभाव है आपका उसकी वजह से क्या होता है, आपका कलर ब्लाइंडनेस होती है। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन रेस्पिरेशन रिलीजेज, मतलब मानव द्वारा कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है। तो ये तो क्या है कि जब हम इनहेल करते हैं और एक एक्सेल की कंडीशन होती है, मतलब एक हम सांस लेते हैं और एक सांस छोड़ते हैं। तो इनहेल जब करते हैं तो हम कौन सी गैस लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन लेते हैं। और एक्सेल करने में हम कौन सी गैस रिलीज करते हैं, तो वो कौन सी हो जाएगी आपकी CO2, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वाला जो है। अगला क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड इंडियाज चाइल्ड सर्जन। भारत का जो बाल सर्जन है वो किसको बोला जाता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है इसके अंदर अकृत पाण जायसवाल, इनको इंडिया का चाइल्ड सर्जन बोला जाता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आपके साइनेप्सेस और डेंड्रियाट्स आर एसोसिएटेड विद, ये दो टर्म है आपके, एक तो साइनेप्सेस है और एक डेंड्रियाट्स है। ये पूछा है कि ये दोनों किस उस चीज से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो देखो दोनों काम क्या करते हैं, अगर हम दोनों की बात करें तो ठीक है, ये दोनों पहले तो हम बात करते हैं कि कनेक्शन किन के साथ में है, तो इनका कनेक्शन है आपका नर्व सेल के साथ में, तंत्रिका कोशिकाओं के साथ में इनका कनेक्शन है। काम क्या करते हैं, अगर हम साइनेप्स की बात करें तो ये काम क्या करेगा, कनेक्शन करेगा बिटवीन न्यूरॉन और मसल, मसल और न्यूरॉन के बीच में जो कनेक्शन है वो कौन करेगा, साइनेप्स करेंगे। और डेंड्रियाट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, आपका सिग्नल रिसीव करते हैं फ्रॉम अदर न्यूरॉन, मतलब दूसरे न्यूरॉन से किसी दूसरे न्यूरॉन के अंदर सिग्नल का क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। और साइनेप्स क्या करते हैं, वो कनेक्शन कराते हैं न्यूरॉन और मसल्स का। तो ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, आपके नर्व सेल से कनेक्टेड है, मतलब तंत्रिका कोशिकाओं से कनेक्टेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा उसने, व्हाट प्लांट हैज द साइंटिफिक नेम, ठीक है, सोलिनम ट्यूबरोसम। तो सोलिनम ट्यूबरोसम जो साइंटिफिक नेम है वो किसका है, तो ये आपका साइंटिफिक नेम है आलू का। तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, पोटैटो या आलू, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर पूछा है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ह्यूमन। देखो, मानव के शरीर के अंदर जब भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आता है या अपन बात करें जीवाणु संक्रमण की, तो सबसे सिंपल सॉल्यूशन इसका क्या, एंटीबायोटिक। हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक बॉडी ले लेते हैं, ये मेडिसिन ले लेते हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिन क्या करती हैं, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उस डिजीज को क्या कर देती है, रोक देती है, मार देती हैं। तो वो क्या है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका एंटीबायोटिक। आप एंटीबायोटिक लीजिए जब भी आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एंटीबायोटिक्स। अगला है, हाउ मेनी बोन्स डज अ न्यूबॉर्न ह्यूमन बेबी हैव। देखो, जो न्यूबॉर्न ह्यूमन बेबी होता है ना, उसके अंदर अगर हम सेल्स की बात करें तो ये आपके 270 टू 350 के बीच में लाई करती हैं। जनरली ये 300 या 305 के समथिंग होती हैं। ये नॉर्मली आप ले सकते हो कंडीशन, लेकिन रेंज जो है वो आपकी 270 टू 350 तक वेरी कर सकती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास आंसर क्या है, जो अपने आंसर के क्लोजेस्ट है, तो वो 350 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका 350 रहेगा, और 270 टू 350 की रेंज में अगर कोई आंसर दिया हुआ होता है तो आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन क्वेश्चन में कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं होगा कि आपको 270 टू 350 के बीच में दो ऑप्शन दे दिए। ये चीज याद रखना थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, देखो दो चीजें याद कर सकते हैं इसे। पहले तो ये याद कर सकते हो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो डिस्कवर की थी। दूसरा ये पूछ सकता है कि नेम पूछ सकता है आपका, जैसे इसका आंसर है आपका पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का इन्होंने डिस्कवर किया था। तो दूसरा ये भी पूछ सकता है कि पेनिसिलिन जो है वो किसने डिस्कवर किया था, तो वो कौन होगा, आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, और कब किया था, तो 1928 के अंदर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूछा भी जा चुका है कई बार कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ब्लड प्लेटलेट्स आर, तो जो ब्लड की प्लेटलेट्स हैं आर प्रोड्यूस्ड बाई, वो उनको प्रोड्यूस कौन करता है या कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं वो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बोन मेरो। बोन मेरो के अंदर ये आपकी ब्लड की जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है उसके लिए कौन सा वायरस है जो रेस्पॉन्सिबल रहता है, तो ये आपका वेरिसेला वायरस होगा। ठीक है, तो ये आपका वेरिकला वायरस जो है यही आपका रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, चिकन पॉक्स के लिए। ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में, इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन है, विच ब्लड सेल्स आर सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो सोल्जर हैं वो कौन सी ब्लड सेल्स हैं, तो वो कौन सी हैं, WBC, जिनको व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है तो आप वो भी टिक कर सकते हो, क्या, व्हाइट ब्लड सेल्स। देखो, एक तो RBC थी जो रेड ब्लड सेल है, और एक WBC है वो क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाई। देखो ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस करके जा चुके हैं, फॉर्मिक एसिड किसके अंदर मिलता है। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड किसके अंदर मिलता है, रेड एंट्स के अंदर, मतलब लाल चींटियों के अंदर ये फॉर्मिक एसिड मिलता है। तो ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ हार्ट बीट। जो हार्ट बीट होती है उसके डिफरेंट फेजेस को कौन मेजर करता है, तो ये आपका ECG है। नॉर्मली हॉस्पिटल्स के अंदर यूज किया जाता है, आपका क्या है, ECG। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। तो ये ECG को ही हम यूज करते हैं किसके लिए, हार्ट बीट को मेजर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज डिस्कवर्ड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। अगर स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें कि इसके टीके की खोज किसने की थी, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो एडवर्ड जेनर इसका आंसर होंगे। तो एडवर्ड जेनर कौन था, जिन्होंने क्या किया था, ये स्मॉल पॉक्स जो चेचक है उसका क्या किया था, टीके का आविष्कार किया था। अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि टीके का आविष्कार किसने किया था, तो वो कौन हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। अगर ये पूछा जाता है कि एडवर्ड जेनर ने किसका आविष्कार किया था, तो वो क्या हो जाएगा आपका, टीके के चेचक जो है, स्मॉल पॉक्स जो है उसकी वैक्सीन का डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। ये पूछ रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टाइफाइड। देखो ये क्वेश्चन जो है वो एनटीपीसी के अंदर पूछा जा चुका है, इसी में जो रनिंग एनटीपीसी है, कि आपका टाइफाइड जो है वो किस कौन रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए, तो ये बैक्टीरिया करेक्ट आंसर होगा इसका। बैक्टीरिया इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, टाइफाइड के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो और कुछ मतलब रह जाती हैं आपकी, जो आपको रिमेंबर करनी है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। तो आपका एक तो है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है वो आपके इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि हु इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की, ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है।
इसके अंदर क्या होता है कि देखो जब आयरन जब आपका रखा जाता है, ठीक है, आयरन के अंदर अगर वाटर, अगर हम पानी की बात करें और हवा दोनों अगर मिल जाती है ना, तो फिर आयरन पे क्या हो जाता है, रस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। इसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं, जंग लग जो लग जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो वो किसकी प्रोसेस की वजह से होता है? आपका अगर पानी और वायु अगर दोनों मिल जाते हैं आयरन के साथ में, तो आपका रस्टिंग ऑफ आयरन स्टार्ट हो जाएगा। अगला है कि मेटल्स के अंदर मतलब जो एटम्स हैं वो क्लोजली टुगेदर रहते हैं एक दूसरे के। तो उसके लिए कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है? तो मेटालिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। मेटालिक बॉन्डिंग के थ्रू क्या रहते हैं कि जो एटम्स है वो क्लोजली एक दूसरे के टुगेदर बाइंड करे हुए रहते हैं, मतलब उनको बंधे हुए रहते हैं। फिर बात करते हैं कि देखो, अगर अब हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर दो टाइप की चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी वर्टिकल होती है और एक आपका हॉरिजॉन्टल होता है। तो वर्टिकल जो कॉलम होते हैं, मतलब इस टाइप से जो होते हैं वर्टिकल कॉलम, उनको तो हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं, कि फर्स्ट ग्रुप है आपका, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, ठीक है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल रोज के बारे में पूछा जाता है, कि हॉरिजॉन्टल रोज के बारे में पूछा जाता है, तो आपके पीरियड होंगे, ये आपका फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, इस टाइप से, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, इनको अच्छे से रिवाइज कर जाना एग्जामिनेशन के अंदर, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और इसको शेयर कर देना मैक्सिमम टू मैक्सिमम, जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिले।